नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आप सबके साथ कुछ मजेदार स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें एफआईआईज और डीआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। साथ ही साथ हम उन सभी चार्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कर लेंगे कि टेक्निकली चार्ट हमें क्या बताता है। जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकि अगर हमारा टेक्निकल हल्का फुल्का गलत भी होता है, उस केस में अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो हमको एटलीस्ट लॉस में बेचना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग का जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था और अगेन वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मुझे अभी नजर आने लग गया है। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है, या जो नहीं जानते उनके बता दूं कि ये एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और पेंट्स बनाती है। आपने इसका ऐड कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो देख लेते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पे मैंने टिकर पे आके मैं इसका कंपनी एसेंशियल्स देख लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो 79.14 है, प्राइस टू बुक 21.45 है। तो कंपनी तो वैसे बहुत ही ओवर वैल्यूड लग रहा है प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक देख के, लेकिन जो ऐसे कंपनीज होते हैं जो बहुत ही लार्ज कैप होते हैं और जिनमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, वो हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ही मिलते हैं। ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मीडियन पी के कितने ऊपर है या कितने नीचे है। मतलब अगर 3 साल का 4 साल का हम एवरेज निकाल के देखें तो उस पी से ऊपर है या नीचे है। तो जनरली अगर मीडियन पी के नीचे हो रहा है तो हमको उस टाइम पे खरीद लेना चाहिए, और जनरल मीडियन पी के ऊपर है तो हम उस टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो उसको देखेंगे मीडियन पी कितना है। उसके पहले हम इसका आर और आर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर 24 है और आर 33 है। बहुत ही बढ़िया नंबर है। किसी भी कंपनी का आर और आर अगर 18 और 20% के ऊपर लगातार 4-5 साल से रहता है तो वो मल्टीपैगर बन जाती है। और हमको पता भी है कि एशियन पेंट एक बहुत बड़ा मल्टीपैगर ऑलरेडी रह चुका है, आगे भी ये अच्छा सा ग्रोथ दे रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मीडियन पी से कितना ऊपर है कितना नीचे। तो उसके लिए मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ, उसका नाम है वैल्यू रिसर्च, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो इधर पे हमको उसका मीडियन पी दिख जाएगा। ये रहा, हमको यहाँ पे वैल्यूएशन चार्ट में मीडियन पी दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो हमें दिखा रहा है 1 ईयर का मीडियन पी कितना है। जो ब्लू वाला लाइन है वो करंट पी कितना है वो दिखाते रहता है। तो हम देख सकते हैं इसका मीडियन पी कितना है, 1 साल का 90 के आसपास है, 90 के आसपास है। और अभी इसका प्राइस टू अर्निंग कितना चल रहा है, 79.67 चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मीडियन पी से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ऑफकोर्स एक हमको थोड़ा बहुत कंफर्ट दे रहा है कि हम इस स्टॉक में थोड़ा बहुत पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, ये 1 साल का था, हम 5 साल का भी देख लेते हैं। तो अगर हम 5 साल का प्राइस टू अर्निंग देखें मीडियन, उससे भी काफ़ी नीचे आ रहा है। 5 साल का प्राइस टू अर्निंग है 94 है मीडियन, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 82 चल रहा है। अगर 5 साल का हम एवरेज करके देखें तो 5 साल का प्राइस टू अर्निंग के भी नीचे चल रहा है। इससे अच्छा मौका शायद ही मेरे ख्याल से हमको वापस मिलेगा। अब एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट कैसे दिखा रहा है। ओके, तो चार्ट देखने के पहले हम लोग इसका एक बार होल्डिंग देख लेते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अभी खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। अगर हम होल्डिंग्स में देखें तो हमको यहाँ पे दिखेगा जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 52.63 है, जो कि एवरेज है, हल्का सा कम हुआ है। इसको ना के बराबर बोल सकते हैं, कांस्टेंट है मतलब प्रोमोटर होल्डिंग। म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो आप देख सकते हैं पिछले जून क्वार्टर से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। 2.62% से 3.52% बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये देखिए, इनका भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हमको दिख रहा है, ये लोग अपना होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में हमको थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखाई देगा, 20% से 19 फिर 18%। तो गिरावट बहुत भी ज़्यादा नहीं है, 1-2% गिरावट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या उनका बहुत सारा कंडीशंस रहता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉफिट बुक करना पड़ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फॉरेन ने अगर बेचा है एफआईआईज ने, तो खरीदा किसने, म्यूचुअल फंड्स ने और डीआईआईज ने खरीदा है। तो दो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गए हैं, तो कंपनी का उतना ज़्यादा मतलब जो होल्डिंग पैटर्न है वो खराब नहीं हुआ। अब लास्ट रिटेल का देख लेते हैं। तो रिटेल का भी लगभग कांस्टेंट ही है, हल्का सा बढ़ा है, 1% बढ़ा है। तो हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस दोनों के दोनों इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और एफआईआईएस भी धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाना शुरू करेंगे, उनमें कोई डाउट नहीं है। तो हमको अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब इसका फाइनली हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया एशियन पेंट्स का डेली चार्ट, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया से कि आरएसआई जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। देखिए 30 के आसपास आ चुका है, और जब भी आरएसआई 30 आता है तो ये वापस से इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ भी देख सकते हैं जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो 200 डीएमए के नीचे ना स्टार्ट कर चुका है। तो हाँ, ये काफ़ी आरएसआई नीचे आ चुका है, तो और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन वो डाउनफॉल ज़्यादा भी नहीं है। अभी कितने में चल रहा है, 3048 में चल रहा है आज 28 तारीख है। तो अगर ज़्यादा नीचे आता है तो ये आने से 28,300 या 2653 तक आ सकता है। लेकिन ये जो जोन है 28 से 26 का, ये बहुत ही अच्छा वैल्यू जोन है। यहाँ पे आने का चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छे से खरीदारी किया जा सकता है। और आरएसआई भी हमें काफ़ी कंफर्ट दे रहा है, ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच चुका है। तो अगर मैं होता तो, या मैं तो एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर दूंगा इस पोजीशन पे। और आप लोग भी इसमें अपना खुद का ध्यान देके, खुद रिसर्च करके आप लोग बाय करने का, जो भी करने का अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेरा एशियन पेंट्स के ऊपर व्यू है। अब दूसरा स्टॉक जो है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। ये मैंने टिकर टेप में ओपन कर लिया है,
और इन्फोसिस के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को उतना बताने का ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस एक IT कंपनी है जो कि टॉप 10 में आता है। बहुत ही अच्छा है, ROC ROE बहुत ही बेटर है उसके, 30 के ऊपर ही है। एक बार ओवरव्यू देख ही लेते हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि होल्डिंग में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग हम देख सकते हैं कि हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं देखूँ लास्ट ईयर का मार्च में तो 12.95% था और अभी 13.11% है। तो ये इनका बायबैक करने की वजह से मेरे ख्याल से बड़ा होगा। हल्का सा ग्रोथ है प्रमोटर के होल्डिंग में, जो कि बहुत ही बड़ा कोई चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया, मतलब अपना होल्डिंग बढ़ाया 12.24 से 12.79, 13.49 और 14.98, मोटा मोटा 15% म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ा लिया। अदर DIS का देखें तो उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था पिछले साल के लास्ट सितंबर में, लेकिन अब उनका भी हल्का हल्का ग्रोथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हल्का हल्का ग्रोथ है। हाँ, लास्ट ईयर का अगर हम देखें जून क्वार्टर का 2020 का में दिखा रहा है, तो ये 8-9% हुआ करता था कमने के बाद, लेकिन अब वापस से यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। फिर अगर हम FIS का देखें तो FIS का हल्का सा गिरावट हुआ है, 33% से 31% पे आया। 2% की कमी है, लेकिन हमें दिख रहा है वो 2% खरीदा किसने, वो खरीदा है म्यूचुअल फंड्स ने। तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। फिर नेक्स्ट रिटेल, हमने कितना खरीदा, तो हमने हल्का सा अपना जो होल्डिंग है वो कम किया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 36.49 से 36.29% में ला चुके। तो होल्डिंग में हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी खरीद रहे हैं और FIs हल्का फुल्का बिकवाली कर रहे हैं, तो उतना कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन म्यूचुअल फंड हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि इन्फोसिस जो है वैल्यू वाइज अपने मीडियन PE के ऊपर है नीचे। तो अगेन यहाँ पे मैंने 5 साल का निकाल लिया है, तो ये जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम देख सकते हैं इसका 1 ईयर का मीडियन PE है 34.63 और अभी जो चल रहा है वो है इसका 27.11। तो अगेन ये मीडियन PE से नीचे चल रहा है। तो अगेन ये भी हमें कंफर्ट दे रहा है कि हम इसमें धीरे धीरे अपना स्टॉक का एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों इसको 30 जब ये 1400 पे पहुंच गया था उस टाइम से ही धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और अभी मैं अच्छा खासा 10% प्रॉफिट पे बैठा हुआ। मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो कम से कम 3 से 6 महीने का है, ताकि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। और जो मुझे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को छोड़ के मैं अपना इनिशियल जो अमाउंट है वो निकाल लूँगा, क्योंकि मैं नॉर्मली स्मॉल कैप्स में लगाता हूँ जिसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो अब हम ये सब कुछ देखने के बाद अब उसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो अगेन ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने खोल लिया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये हमको एक हल्का सा बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है पैटर्न है, ये हम लोग का बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसका टारगेट हम 1800-1900 तक देख सकते हैं। तो ये हमको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसका RSI अभी भी 62 है, थोड़ा बहुत मतलब कि वैल्यूएशन हाई लग सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है, काफ़ी नीचे है। अभी अगर हम धीरे धीरे बाय करते हैं और हम थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये था मेरा व्यूज़ इन्फोसिस के ऊपर। अब देख लेते हैं जो लास्ट और अगला स्टॉक है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग का जो फाइनल स्टॉक है वो है ITC। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम जाते हैं उसके होल्डिंग पैटर्न को देखते कैसा है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रमोटर होल्डिंग 0 है। तो दोस्तों 0 क्यों है, क्योंकि ITC एक प्रोफेशनल रन कंपनी है, उसमें सिर्फ प्रोफेशनल आते हैं, सैलरी लेते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, उसका कोई प्रमोटर नहीं है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि प्रमोटर का होल्डिंग 0 हो गया, इसमें सिर्फ प्रोफेशनल हो गया, किसी एक मालिक का या किसी एक ग्रुप का कोई कंपनी ये ITC नहीं है। हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया। तो यहाँ पे दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग लास्ट दिसंबर 2021 में क्वार्टर में 10.7% था, उससे 10.9 और 10% हुआ। तो हल्का हल्का म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम रहा है, लेकिन फ्लैट ही इसको बोल सकते हैं। अदर DIS का देखें तो इनका भी लगभग फ्लैट ही है, 33, 32 फ्लैट चल रहा है। अगर हम FIS का देखें तो FIS ने ज़बरदस्त खरीदारी किया है, इसमें 9% से 11 और 12.68% आ चुका है। सितंबर क्वार्टर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से और भी उन्होंने बाइंग किया ही हुआ, जिस तरीके से ITC ग्रोथ दिखा रहा है ऑफकोर्स किया होगा। तो अगर आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब देख लेते हैं इसका नंबर्स कैसे है। तो यहाँ इसके नंबर बहुत ही मस्त है। ROE 25% है, ROC 33% है। इस कंपनी के पास कैश ही 3,877 करोड़ का तो कैश है। डेट सिर्फ 5 करोड़ का है, मतलब मान लीजिए ना के बराबर ही है। डिविडेंड भी 3.4% मिल जाता है और प्राइस टू अर्निंग बहुत ही कंफर्टेबल है, 26। नॉर्मल FFCG कंपनी की अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 60, 70, 80 के आसपास ही रहता है। कुछ कंपनी जैसे कि अडानी विल्मार, उनका तो बीच में शायद 90, 100 के PE पे भी चले गए थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ITC बहुत ही हमको सस्ते दाम पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी जस्ट 6.7 टाइम्स ही है। तो ये नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम इसका देख लेते हैं एक बार कि ये मीडियन PE के कितना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल से इसने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन हमें 1 साल का एवरेज PE दिखाता है और ये जो ब्लू लाइन है ये हमें करंट प्राइस टू अर्निंग दिखा रहा है। तो इसका एवरेज PE है 21 और अभी इसका चल रहा है 24। तो हल्का सा हमको मीडियन PE से ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये एक स्पेशल केस बन जाता है क्योंकि 5 साल से ये हमेशा नीचे ही चल रहा था, तो ऑफकोर्स इसका मीडियन PE नीचे आ जाएगा।
अब पिछले 1 साल से या बोल सकते हैं कोविड के बाद से इसने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया है, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसमें शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मोमेंटम ऐड करना चाहते हैं तो इसमें हल्का-फुल्का पोजीशन ले सकते हैं। डिविडेंड के साथ-साथ थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल सकता है। तो फाइनली हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका चार्ट क्या बता रहा है। ये कितना सुंदर चार्ट है इसका, बढ़ के इसने बहुत मस्त रिटर्न दिया है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसने हमको 209 से सीधा अभी 350% का दिया, ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न दे दिया हमको इसने 1 साल से भी कम समय में, जो कि इतने बड़े कंपनी के लिए बहुत ही बड़े रिटर्न है, इतना लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत ही बड़े रिटर्न है। तो हमको ये अभी वापस यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो अगर ये नीचे आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 330 तक आना चाहिए। तो RSI अगर डाउन हो जाए तो आप धीरे धीरे इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही इसका 50 डेज़ का DMA है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए या मेरे ख्याल से ऊपर ही होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं डिविडेंड के लिए और एक अच्छा खासा रिटर्न जो आपको एनुअल रिटर्न मिलने के लिए। तो ये था इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप पैसा लगाएंगे तो वो नीचे जाएगा नहीं, ऑफकोर्स स्टॉक्स है तो ऊपर नीचे तो करेगा ही, लेकिन इसमें जो कंपनी बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, वैसा रिस्क इसमें बहुत ही कम है। और अभी काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स पे आ गए हैं, तो इनको धीरे धीरे खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर व्यूज़। और इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस मेरे बात को सुन के कूद के इन्वेस्ट मत कर दीजिए, अपना खुद का भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, देखिए अगर आप कंफर्टेबल है तो ही इन स्टॉक्स में पैसे लगाइए। दूसरी बात, अगर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता दीजिए। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जीरोधा अकाउंट खोलना है तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, उसका अकाउंट खोलने से मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और इस तरीके से हम सब मिलकर एक साथ ग्रो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।